तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों तुम्हारा स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सीबीएसई ने क्लास 9 से लेकर 12th के स्टूडेंट्स के लिए 3 ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो सबसे पहला है कि न्यू पीरियोडिक और यूनिट टेस्ट का पेपर पैटर्न, मतलब जिसके लिए बच्चे इंटरनेट पर बहुत ढूंढ रहे हैं परंतु अभी तक किसी ने उनको सही जानकारी नहीं दी है। और दूसरा है न्यू बोर्ड एग्ज़ाम पेपर पैटर्न। सबको ये तो पता है कि एग्ज़ाम आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में है, परंतु किसी को भी ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और किस तरह से एग्ज़ाम का फॉर्मेट। तो आज वो डिस्कस करेंगे। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कि इस साल किन बच्चों को सीबीएसई करने वाली है फेल। तो जान लेते हैं पूरी जानकारी इस एक वीडियो में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सभी चीज़ों को अच्छे से सुनना, फिर उन्हें नोट डाउन करना और लग जाना अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि हर साल ही की तरह आपके लिए 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे और उनमें से किन्हीं 2 बेस्ट पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स का एवरेज निकालकर स्कूलें सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड करेगी। बस फ़र्क इतना ही हुआ है कि इस साल सीबीएसई ने पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट के लिए 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर पैटर्न जारी किए हैं और ख़ासकर स्कूलें चाहे तो उन दोनों ही पेपर पैटर्न में से कोई भी एक पेपर पैटर्न चुन सकती है। तो यारो तुम सोच रहे होंगे कि अब हमें किस पैटर्न पर चलना है। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा पेपर पैटर्न किस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और किस में कितने परसेंटेज एमसीक्यू को जोड़ा गया है। तो चलो देखते हैं। टेबल फर्स्ट, जो कि है तुम्हारी इम्पोर्टेंट टर्म सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम और पीरियोडिक टेस्ट यूनिट टेस्ट के लिए। ये है क्लास 9 से लेकर 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो पेपर में टोटल होगा 40 मार्क्स का और इस पेपर को 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहला हिस्सा है कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि सीबीक्यू। इसमें आपके केस स्टडी सोर्स बेस्ड के क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 4 और सभी में 5-5 सिंपल क्वेश्चंस होंगे, सभी 1-1 नंबर के। और ये पेपर का 50% वेटेज कवर करता है, तो इसके मार्क्स बने 20। फिर ये दूसरे नंबर पे होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी हम कह सकते हैं एमसीक्यूज़। इसमें आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 4, सभी 1-1 नंबर के। तो ये कवर करते हैं 10% वेटेज और बनते हैं 4 नंबर। फिर तीसरे नंबर पर है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, हम कह सकते हैं वीएसटी। और यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं 10 से 15 वर्ड्स के आंसर वाले। और फिर है इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 6 होंगे, सभी 2-2 नंबर के। और ये कवर करते हैं पेपर का 30% वेटेज और इसके मार्क्स होंगे टोटल 12। फिर है लॉन्ग आंसर टाइप यानी हम कह सकते हैं एलएटी, और इस क्वेश्चंस के आंसर आपको देने 50 से 70 वर्ड्स में। तो ऐसा एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो भी 4 नंबर का। तो ये कवर करता है 10% वेटेज पेपर का और 4 नंबर। तो ये टेबल थी जिसमें था 60% एमसीक्यूज़। अब ज़रा देख लेते हैं टेबल 2, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके टर्म फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम और पीरियोडिक टेस्ट यूनिट टेस्ट के लिए। और ये है अपने क्लास 9 से लेकर 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो टोटल है इसमें भी 40 मार्क्स और इस पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज़। इसमें आपके फिलअप्स और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको आगे बता दूंगा। और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 18 होंगे, सभी 1-1 नंबर के। और ये कवर करता है पेपर का 45% वेटेज और टोटल मार्क्स हो गए 18। फिर है सेकंड नंबर पर असरेशन रीजन बेस्ड, इनको आप एआर कहते हैं। और इसमें आपके सिंपल या कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होंगे और ये टोटल क्वेश्चंस हो गए 10, सभी 1-1 नंबर के। तो ये कवर करते हैं वेटेज 25% पेपर का और हो गए नंबर 10। फिर है तीसरे नंबर पर कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि सीबीक्यू। इसमें आपके केस स्टडी और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर आपके 3 सीबीक्यू होंगे, सबों में 4-4 क्वेश्चंस होंगे 1-1 नंबर के। और ये कवर करते हैं पेपर का 30% वेटेज और बनते हैं 12 नंबर। तो ये टेबल है जिसमें आपका 100% एमसीक्यू है। तो मेरे हिसाब से ये टेबल आपको मोस्टली याद रखनी है क्योंकि ये आपके इम्पोर्टेंट है टर्म फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो यार अब हम देखेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में एमसीक्यू, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और सीबीक्यू पूछे जा सकते हैं। इनमें क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, ये किस तरह के बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो चलो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला होगा एमसीक्यू फॉर्मेट।
जिसमें आपके फिलअप्स, स्टेटमेंट बेस्ड और कॉमन एमसीक्यूज होते हैं। तो चलो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन दे दिया कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये केमिस्ट्री का है, तो इसमें आपको ऐसे 4 एग्जांपल्स दे दिए, फिर आपको पूछेगा 4 ऑप्शंस के साथ कि पहले में कि सिर्फ पहला सही है, फिर दूसरे में कि पहला और तीसरा सही है। इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपको ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस दे सकते हैं रेशियो के, फिर एक सिंपल क्वेश्चन भी दे सकते हैं, फिर आपको ये सेम टू सेम जो फर्स्ट में था उस तरह के क्वेश्चन, फिर सिंपल क्वेश्चन। ये दूसरा है जिसमें आपको फिलअप्स से जुड़े क्वेश्चंस दे सकते हैं। इसमें देखो ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोस डैश। तो इसमें एक तो है अनवेवरिंग फेथ, हैंड राइटिंग, लव फॉर गॉड, डिटर्मिनेशन। तो इसमें आपको एक राइट आंसर लिखना है, तो इसमें होगा अनवेवरिंग फेथ। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में अनवेवरिंग फेथ लिखना है, मतलब सिर्फ आप बताना कि ऑप्शन ए इज़ राइट। फिर हम देख लेते हैं जो कोई पोएम्स होती है, पोएम्स का एक छोटा सा पैराग्राफ दे देंगे। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इतना सा दे दिया। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा हु कंपोज द अबव लाइन्स। ये किसकी पोएम है, तो हमें पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। फिर अ डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप्ड बाई, किसने ड्रॉप की थी, क्रो बता रहे हैं, तो क्रो है राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फिर अब देख लेते हैं सेकंड नंबर पर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। तो इसमें होगा आपको कंपेयर द रीजन विथ गिवन स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट है उससे आपको रीज़न देखना कि वो राइट टैग नहीं है। चलो आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। तो जैसे कि हमने देख लिया, ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, उसमें आपको 4 पहले ही लाइन बता देगी कि अगर ए है तो इफ बोथ द असरेशन एंड रीजन आर ट्रू द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरेशन। अगर भाई असरेशन और ये रीज़न दोनों ही सही है और जो रीज़न है वो असरेशन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, तो आपका ए आंसर होना चाहिए। फिर बी में कह देगा कि असरेशन और रीज़न दोनों सही है पर ये रीज़न असरेशन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर तीसरे नंबर कह देगा सी में कि असरेशन तो सही है पर जो रीज़न है वो गलत है। फिर चौथे में कह देगा कि असरेशन गलत है पर रीज़न सही है। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपको एक असरेशन दे देंगे, रीजंस दे देंगे, फिर आप उनको रीज़न और असरेशन को अच्छे से पढ़ना है, फिर सोच समझ के इन 4 में से एक आंसर लिखना है। ऐसे बनते हैं आपके असरेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। फिर तीसरे नंबर पर कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि CBQ। इसमें आपके इंक्लूड होते हैं केस स्टडी, सोर्स बेस्ड, सिंपल पैराग्राफ हैविंग फिगर, ग्राफ, मैप, पिक्चर, पैसेज। मतलब केस स्टडी वाला क्वेश्चन और जिनमें पैराग्राफ हो या फिगर हो या ग्राफ, मैप, पिक्चर, पैसेज। चलो अभी बताता हूँ कैसे। लेट बी सपोज ये आपको एक किसी भी चैप्टर का एक पैराग्राफ दे दिया यानी कि एक्सट्रैक्ट। इसमें से आपको क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि रेसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, आंसर बताना है। मतलब ये भी MCQ की तरह है परंतु आपको एक पैराग्राफ साथ में दिया होगा। इस तरह के ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेना कैसे बने हैं इस टॉपिक से। टॉपिक को अच्छे से पढ़ना इसको। फिर दूसरा CBQ है कि हॉस्टल मंथली चार्जेस, ये एक आपका मैथ्स के लिए है। तो इसमें देखिए ये आपके लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वाले चैप्टर का है कि आपको एक पिक्चर दे दिया है, उसके ऊपर एक पैराग्राफ दे दिया है, उससे आपको 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, साथ ही ऑप्शन दिए हैं, फिर आपको उसके आंसर बताने हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ ली तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। और ये CBQ है कोरोना वायरस इम्पैक्ट ऑन इनकम। ये आपके स्टैटिक्स से है, कोरोना वायरस का डायग्राम दे दिया, ऊपर स्टैटिक्स बना के रखी है, फिर आपको इसमें से मीन, मोड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे। फिर है स्पिनर टॉय, इस पे एक पैराग्राफ दे दिया और ये है आपके फिगर मैथ्स का, जिस पे आधार पर आपको क्वेश्चंस पूछ लिए। ये 4-5 क्वेश्चन है। फिर मैथ्स में आपको एक पैराग्राफ दे दिया इंस्पेक्शन ऑफ रोड, उस पर कुछ एक लाइनें लिख दी, मतलब जैसे हमारे क्वेश्चंस लिखते हैं वैसे। फिर उस पर एक अच्छा सा फिगर बना दिया, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए। फिर इनमें ऑप्शन भी दे देंगे, पहला पैराग्राफ को पढ़े, फिर फिगर को देखना है, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब देखते हैं बायोलॉजी का। तो इसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया बायोलॉजी के किसी चैप्टर से, लाइफ प्रोसेस का ही है। तो इसमें ना आपको ये 3-4 क्वेश्चन दे दिए और ये वाला दूसरा क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था कि 4 एग्जाम्पल दे देंगे और उनमें से बताएंगे कौन सा पहला है, फिर उनमें ऑप्शन देंगे, फिर उनमें पूछेंगे कि कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे। फिर ये साथ में फिगर वाला कि आपको क्वेश्चन में फिगर बता दिया, आपको पता होना चाहिए इसमें ये पार्ट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और उसके आधार पर ये 4 बातें बता दी। मतलब ये तो ये पार्ट्स है और ये इनके फंक्शंस हैं। अब पूछ रहा है कि पहले के लिए ए है, फिर दूसरे के लिए ई है, तीसरे के लिए सी है, चौथे के लिए डी है। तो
तो इसमें 4 बता दी गई ऑप्शन में, तो आपको बताना कि कौन से सभी सही फंक्शन और पार्ट्स के नाम हैं। अब ये है जैसे कि मैप, ये आपकी एसएसटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एक मैप दे दिया, उसमें से कुछ एक बता चीज़ें पॉइंट आउट कर दी कि ये पहले नंबर यहाँ पर जगह है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा। अब इन जगह को पॉइंट आउट कर दिया और आपको नीचे ऑप्शंस दे देंगे 4 जगह कि पहले नंबर है कि ये गुजरात की कोई जगह है या राजस्थान की है, ऐसे। तो आपको पता है ये गुजरात की जगह है, तो आपको आंसर में गुजरात लिखना है। तो मतलब सिंपल से क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस साल सीबीएसई कुछ बच्चों को करने वाली है फेल। तो जान लेते हैं क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर सीबीएसई करेगी इन्हें फेल। तो सबसे पहला है कि लो अटेंडेंस रेट, यानी कि जिन बच्चों की हाजिरी 80% से भी कम है उन्हें सीबीएसई एग्ज़ाम में बैठने नहीं देगी। दूसरा है कि लो असेसमेंट मार्क्स, यानी कि जिन बच्चों के 30% से भी कम नंबर है असेसमेंट मार्क्स में उन्हें भी सीबीएसई नहीं बैठने देगी। और तीसरा है कि गिवन नो पीरियोडिक टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि जिन बच्चों ने पीरियोडिक टेस्ट या फिर ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं और मैक्सिमम एटलीस्ट आपको 2 से 3 तो देने ज़रूरी हैं। फिर चौथा है कि हैविंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट एंड नोटबुक वर्क, मतलब जिन बच्चों का प्रोजेक्ट और नोटबुक का वर्क इनकम्प्लीट है उन्हें भी नहीं देगी परमिशन। और पांचवा है हैविंग बैड बिहेवियर इन क्लासेस, यानी कि जिन बच्चों का क्लासेस के टाइम ख़राब बिहेवियर था, जो टीचर्स के प्रति अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, उन्हें भी एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो चौथा और पांचवा क्राइटेरिया है ये आपकी स्कूल के आधार पर है, यानी कि अगर आपको एग्ज़ाम में बैठना है इन चौथे और पाँचवें क्राइटेरिया से बचकर, तो आपको ये याद रखना है कि आपको टीचर्स के प्रति सिंसियरली बिहेव करना है, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है और जितना हो सके टीचर्स को खुश करना है, इनकी स्कूल वालों के हाँ में हाँ मिलाने। तो धन्यवाद। तो दोस्तों, आखिर में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके इसे अपने सभी 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम के न्यू फॉर्मेट से रूबरू हो सके। और यार, अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी मेरे साथ साझा करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड डे। दुकान पर जाकर खा लेना। जय हिंद, जय भारत।